सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अलका कल्याण आप सभी का धूमकुड़िया के कार्यक्रम अपनी बोली अपनी भाषा में स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में लिखी कहानियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है। अगर आप में से भी कोई अपनी मूल भाषा में कहानी पाठ करना चाहता है या लोक कथा सुनाना चाहता है तो वो धूमकुड़िया से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के तहत आज हम आप सबके लिए लाए हैं पद्मश्री पंजाबी लेखिका दिलीप कौर टिवाणा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है यह एक सच्ची घटना है। पंजाबी कोई अनजान भाषा नहीं है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी गए वहाँ अपने साथ अपनी भाषा तथा संस्कृति लेकर गए, लेकिन ये मूल रूप से पंजाब की ही भाषा है। भाषा विभाग पंजाब के अनुसार पंजाबी की कुल 28 मान्यता प्राप्त बोलियां हैं। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी विशेषता है कि इसे शाहमुखी लिपि में भी लिखा जा सकता है। पंजाबी का पहला साहित्य माना जाता है कि शाहमुखी लिपि में लिखा गया था, जिसका संबंध शेख फरीद और गोरखनाथ के ऐतिहासिक लेखन से जोड़ा जाता है। अगर भाषा की साहित्यिक विकास की बात करें तो संभवतः गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी की पहली पांडुलिपि है। सिख गुरुओं ने पंजाबी भाषा के विकास को काफी महत्व दिया था, लेकिन साथ ही साथ सूफियाना शायरों ने भी इसमें अपना हाथ बटाया। वास्तव में इन्हीं सूफियों के किस्से कहानियां आज पंजाब के लोक साहित्य का हिस्सा हैं। पूर्वी पंजाब भारत में पंजाबी की 5 उपबोलियां पाई जाती हैं, जो पंजाब के 5 अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उनके नाम हैं माझी, मलवई, पुआधी, पोठोहारी तथा दुआबी। दोस्तों, युद्ध की कुटिलता पर कई साहित्यकारों ने कहानियां, कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे। कहा भी जाता है कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं, बल्कि उसकी आग से नई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और दिनकर आदि कई साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में युद्ध और उसके दुष्परिणामों को पाठकों तक पहुंचाने का काम किया है। इसी कड़ी में आज की कहानी भी युद्ध का विरोध कर मानवीय संवेदनाओं की स्थापना करती है। दिलीप कौर टिवाणा पंजाब की उम्दा लेखिकाओं में से एक हैं, जिनकी कलम ने 42 उपन्यासों और 5 कहानी संग्रहों के अलावा कई रचनाएं साहित्य की झोली में डाली। इन्हीं की कलम ने युद्ध में भी मानवीय संवेदनाओं को उकेर कर एक कहानी लिखी, जिसका शीर्षक है यह एक सच्ची घटना है। आज इस कहानी का पाठ कर रही हैं वंदना रानी। वंदना जी हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय से शोध कर रही हैं। इनका शोध विषय अशोक वाजपेयी के काव्य में प्रेमानुभूति का स्वरूप है। तो आइए सुनते हैं दिलीप कौर टिवाणा की कहानी यह एक सच्ची घटना है। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਆਖਦੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ। ਬੇਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ, ਵੀਰੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। वीरेंद्र, जिसे हम सब वीरा कहते, बांग्लादेश की लड़ाई में गया हुआ था। विधवा माँ का एक लौता बेटा। माँ के लिए बहुत मुश्किल समय था। वे पूरा समय पूजा पाठ करती रहती, भगवान में ध्यान लगाती, मनते मानती, भाई की सलामती की भीख मांगती रहती। 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। मैं सबसे बड़ी थी।
पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने ही उसकी बहुत देखभाल की थी, क्योंकि माँ पहले ही बहुत बीमार हो गई थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना ध्यान भगवान में लगा लिया था। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ हैरान ਹੁੰਦਾ कि ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लग जाता है। मेरे साथ भाई का इतना प्यार था कि उसके दूर होने पर भी उसका एहसास मेरे साथ जुड़ा रहता। कभी वो बीमार होता, मैं पहुंच जाती तो वो हैरान होता कि मुझे कैसे पता लग जाता है। ਬੇਜੀ ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰਾ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨੋਂ ਜਾਂ ਖਤ ਲਿਖਣੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਵੀਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ है। माँ नहीं चाहती थी वह सेना में शामिल हो, लेकिन उसने जिद की और वो भर्ती हो गया। हमें इस बात की संतुष्टि थी कि उसके पलटन में मेजर गुरदीप उसके साथ उसके भाइयों की तरह रहते थे। कभी कभी भाई घर फ़ोन करने या पत्र लिखने में चूक करता तो मैं गुरदीप से पूछती कि भाई का क्या हाल है। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਜੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। बांग्लादेश में लड़ाई जोरों पर थी। 10 दिनों से भाई के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। किसी भी तार का, किसी भी पत्र का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। माँ प्रार्थना तो करती ही थी, पर अब प्रार्थना के समय कभी कभी रोने भी लगती। वो सोचते सन घर कोई होर बंदा हुंदा तो मैं पता लैण लई भेज दिंदी। ਧੀਆਂ वाला घर है, छड्ड के मैं आप भी नहीं जा सकती। उन्होंने सोचा कि अगर हम घर में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मैं उसे पता लगाने के लिए भेज देती। घर में सिर्फ बेटियां ही हैं, मैं सबको छोड़कर खुद भी नहीं जा सकती। फिर एक दिन खबर आई कि लड़ाई खत्म हो गई है। सारिਆਂ ने सुख दा साह लिया। तीसरे दिन ही वीरा ते गुरदीप पटियाले पहुंच गए। बेजी ने रब दा रख शुक्र किया। फिर एक दिन समाचार मिला कि लड़ाई खत्म हो गई है। सभी ने राहत की सांस ली। तीसरे दिन भाई और गुरदीप पटियाला पहुंच गए। माँ ने भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा किया। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ। चाय पीते हुए मैंने भाई और गुरदीप को बताया, एक रात मुझे सपना आया था कि भाई कहीं गुम हो गया है। मैं जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगी। मैं बहुत डर गई थी। तभी छोटे भाई ने पेड़ से कहा, बहन तुम क्यों चारों ओर मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ पेड़ पर बैठा हूँ। और वो हंस पड़ा। सोकर उठने पर भी मुझे सपना याद था। मैं अभी भी उसके गुम हो जाने के ख्याल से घबरा जाती हूँ। ਗੁਰਦੀਪ ਬੋਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਥੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। गुरदीप ने कहा, कमाल है बहन जी, पहले रात को लड़ाई रुक जाती, लेकिन उस दिन उस रात भी लड़ाई जारी रही। हमारी चारों ओर लाशें ही लाशें थी और मैं और वीरा दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गए।
मैं वीरे नूं आख्या कि वीरे मरी ना, नहीं तो मैं भैन नूं की जवाब देंगा। मैं हैरान होके गुरदीप की गल सुन रही सी। मैंने वीरा को कहा, मन्ना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को क्या जवाब दूंगा। मैं हैरान होकर गुरदीप की बातें सुन रही थी। इस तो मगरों वीरा दसन लग्या, एक होर गल हुई। लड़ाई बड़ी घमसान दी हो रही सी। अगाह वधदे वधदे दोहां पासियां दे फौजी आपो विच भिड़न तक आण पहुंचे। बिल्कुल मेरे ऐन सामने जिहड़ा पाकिस्तानी बंदा पिस्तौल चलाण लग्या सी, अचानक उसने पिस्तौल हेठां कर लिया। उसके बाद भाई कहने लगा, एक और बात हुई। लड़ाई बहुत भयंकर थी। आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ की फौजी टुकड़ियां आमने सामने आ पहुंची। ठीक मेरे सामने जो पाकिस्तानी व्यक्ति पिस्तौल चलाने वाला था, उसने अचानक पिस्तौल नीचे कर ली। उसका ध्यान मेरी जेब ते लगे कैप्टन BS टिवाना वाले फीते उत्ते सी। उस वेले मैं उसदे वल ध्यान नाल वेख्या। उसदी जेब उपले फीते उत्ते कर्नल AS टिवाना लिखा होया सी। उसका ध्यान मेरी जेब पर लगे कैप्टन BS टिवाना के रिबन पर था। उसी समय मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी जेब पर लगे रिबन पर AS टिवाना लिखा हुआ था। मैं अपनी AK-47 राइफल का मुंह हेठा कर लिया। वो ऐन मेरे नेड़े आ गया सी। उसके पैर विच गोली वजी हुई सी, जिस करके उसका बूट फट गया सी ते पैर विच लहू वग रहा सी। मैंने अपनी AK-47 राइफल नीचे कर ली। वो मेरे बहुत नजदीक आ गया था। उसके पैर में गोली का घाव था, जिसकी वजह से उसका जूता फट गया था और पैर से खून निकल रहा था। मैं अपने बूट खोल के उस वाल करदे आख्या, सर तुसी ये पा लवो। नाल ही अपनी जेब विच रुमाल कढ के दिता ते आख्या कि इस नूं घुट के जख्म ते बन लवो। उसने रुमाल बन लिया ते बूट पा लिया। मैंने अपने जूते उतारकर उनको देते हुए कहा, सर आप इन्हें पहन लीजिए। साथ ही अपने जेब से रुमाल निकालकर उनको देते हुए कहा, इसे अपने घाव पर जोर से बांध लीजिए। उन्होंने रुमाल बांध लिया और जूते पहन लिए। इस वेले तक लड़ाई थम गई ते फौजी अपने अपने ठिकाने वाल मुड़ रहे सन। उसने अपना पिस्टल मैनू दिंदे आख्या कि तू रख लै, सर तुहानू लोड़ पवेगी। मैं आख्या सी। कर्नल ने कहा सी कि कोई नहीं, ये तू मेरी निशानी रख लै, आपां कदे फेर अमन वेले मिलांगे। इस समय तक लड़ाई खत्म हो गई थी और फौजी अपने ठिकानों पर वापस लौट रहे थे। उसने अपनी पिस्तौल मुझे सौंपते हुए कहा कि ये तुम रख लो। सर आपको जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा। कर्नल ने कहा, कोई बात नहीं, इसे तुम मेरी निशानी समझ कर रख लो, हम फिर कभी शांति के समय मिलेंगे। फिर भैन जी वीरे दी CO ਵੱਲੋਂ एक्सप्लानेशन हुई, तू दुश्मन नूं बूट क्यों दिते? ते वीरे ने भोले भा आख्या कि ओदे नाल मेरी कादी दुश्मनी सी। गुरदीप ने दस्सिया। फिर बहन जी भाई की CO की ओर से पूछताछ हुई कि आपने दुश्मन को क्यों बूट दिए। भाई ने सहज भाव से कहा कि उसके साथ मेरी कौन सी दुश्मनी थी। गुरदीप ने बताया। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾ नहीं रहा ਤੇ ਉਹ कर्नल S टिवाणा भी नहीं रहा ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਿਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ। आज जब भाई नहीं है और ना AS टिवाना जीवित है, तब ये सोचकर दुख होता है कि शांति के समय मिलने की इच्छा ना केवल दो टिवानों की थी, ना के दो सैनिकों की थी, बल्कि दोनों देशों के लोगों की थी और आज भी है। जे लड़ाई कोई नहीं चाहता
ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬੇਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੜਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਫਜ਼ਲ तौसीफ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। अगर कोई भी लड़ाई नहीं चाहता तो क्यों होती हैं? माँ ने पूछा। सरकारें लड़ाइयाँ करवाती हैं, क्योंकि उनके बेटे ना तो लड़ने जाते हैं, ना ही लड़ाई में मरते हैं, मेरा जवाब था। मैंने ये बात पाकिस्तानी लेखिका अफजल तौसीफ को भी बताई थी।